वेलकम आप सबका, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नए राउंड ऑफ ट्रेनिंग है, नए पार्टिसिपेंट्स हैं। सो हमेशा एक्साइटिंग टाइम रहता है नया ट्रेनिंग स्टार्ट करना। सो आप सबको बहुत बड़ा वेलकम। आज का ट्रेनिंग, जैसे शुभांगी ने बोला, गोल्स के ऊपर है और गोल सिलेक्शन कैसे करना है। कोविड का साल चल रहा है, सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, काफी सवाल हो सकते हैं मन में। सो पहले हम ट्रेनिंग में गोल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, साधारण साल में कैसे करने हैं, कोविड साल में कैसे करने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दिशा ट्रेनिंग्स का एक प्रथा है, हम हमेशा किसी कथा से या कहानी से या कोई एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। सो आज की ट्रेनिंग भी हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ करेंगे। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आपको मेरे स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक हाथी है और इसी के बारे में आज हम एक स्टोरी सुनेंगे कि एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक बड़ा सा हाथी को बांध के रखा है एक बहुत पतली सी रस्सी से। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि हाथी तो इतना बड़ा है, लेकिन ये इतनी पतली सी रस्सी से कैसे उसने अपने आप को बांध रखा है? ये तो एक पैर हिलाएगा और ये रस्सी टूट जाएगी। तो ऐसा कैसे कि इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी सी रस्सी से रुका हुआ है? तो उसने बोला कि जो इसका माहौल था, उसने बचपन से ही इसको इस रस्सी से बांध के रखा था, और जब छोटा था तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो रस्सी को तोड़ के जा पाए। उसने थोड़ी दिन कोशिश करी होगी, लेकिन जब उसको लगा कि ये हो नहीं पाएगा तो उसने कोशिश करना बंद कर दिया। और अब ये बड़ा हो गया है तो इसने अपना दिमाग में इसने ये बना लिया है, मन बना लिया है, या इसके दिमाग में ये बैठ गया है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए ये कोशिश ही नहीं करता। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आज के दिन जब हम गोल्स की बातें कर रहे हैं, हमने ये स्टोरी से क्यों शुरू किया? वो इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर हम एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स ये मान लेंगे कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो शायद वो एक आध बार कोशिश करेंगे लेकिन उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी ये मानने लगेंगे कि वो ये काम नहीं कर सकते, वो कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते, वो कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। तो एज एजुकेटर्स, एज स्पेशल एजुकेटर्स, ये हमारी फर्ज है कि हम इस तरीके के गोल्स उठाएं जो हमारे बच्चों के लिए सही हो, जो हमारे बच्चों को चैलेंज करें, जो ये ना बच्चों को बोलें कि ये तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए इस गोल सेटिंग की ट्रेनिंग की शुरुआत इस स्टोरी से करी, ताकि हम सब को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो लक्ष्य है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान करें और उनके लिए इस तरीके के गोल्स चुने कि वो आगे बढ़े। इस छोटी सी कहानी से आगे शुरू करना चाहती हूँ कि जब हम गोल सिलेक्शन करते हैं या लक्ष्यों का चयन करते हैं, तो एक बहुत जरूरी बात हमें ध्यान में रखनी है। उसको हम कहते हैं लक्ष्यों का सुनहरा चक्र। अब ये बताइए, हाथ रेस करके बता सकते हैं कि हम में से कितने लोग ऐसा है जिनका लक्ष्य है कि हम अपना थोड़ा वजन कम करें? कोविड के साल में घर में बैठे बैठे बहुत वेट पुट ऑन हो गया है, रोज घर का खाना खा रहे हैं, रोज मजे मजे की चीजें बन रही हैं, बारिश का मौसम है, खाना, वजन कम करना है। कितने लोगों ने कभी भी जिंदगी में कभी भी प्लान किया हो? हाथ खड़ा करके आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट इज वाई मैं बोलती हूँ कि वीडियोस ऑन रखिए, क्योंकि मुझे आपके हाथ देखने हैं। काफी लोगों के हाथ मुझे दिख रहे हैं उठे हुए, एक दो के तो दिख रहे हैं। आप नहीं भी उठा रहे तो आई नो कि आपने कहीं ना कहीं जिंदगी में सोचा होगा कि हम अपना वजन कम करें। एटलीस्ट मैंने तो सोचा है। सो मेरी ही बात से शुरू करते हैं। सो अगर आपने ये कभी सोचा है कि हम वजन कम करें, और अपना ही उदाहरण लेती हूँ मैं, एक दो महीने तो ठीक चलता है, अपना पूरा फॉलो करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो है वो छूट जाता है, वापस उसी दिनचर्या पे आ जाते हैं जैसे पहले थी। वो किस लिए होता है? और अगर मैं ये कभी सोचती हूँ कि अगर हम सोचें कि क्यों मैं ये वजन कम करना चाहती हूँ, या कोई और लक्ष्य बना लें, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना है, अगर ये मेरा लक्ष्य होता तो मैं क्या करती? मैं प्लानिंग करती, अपना डाइट चार्ट बनाती,
धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य करती, 21 किलोमीटर एक दिन में तो नहीं दौड़ सकती हूँ, तो शायद 2 किलोमीटर से स्टार्ट करती, देखती मेरा दिन में पूरे दिन में मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, किसी डॉक्टर के पास जाती कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं क्या करूं। तो अगर मैं क्यों से शुरुआत करूं, क्यों मैं वजन कम करना चाहती हूँ और फिर क्या तक जाऊं, तो मेरा लक्ष्य अचीव करने में सहायता होगी। उसी तरीके से अगर आप सोचिए कि अगर हमारा लक्ष्य है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा चम्मच से खाना खाना सीखे, तो क्या है मेरा, क्या चाहती हूं मैं, कि मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा चम्मच से खाना खाना सीखे। कैसे मैं उसको करूंगी, ये तो आप सब स्पेशल एजुकेटर हैं, आपको टेक्निक सारे मालूम है। फॉरवर्ड चेनिंग करेंगे, बैकवर्ड चेनिंग करेंगे, अडेप्टेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और बच्चे को खाना खाना आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्यों सोचती हूँ, क्यों से शुरुआत करती हूँ, क्यों मैं चाहती हूँ कि बच्चा खाना खाना सीखे, इसलिए कि बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, बच्चे की माता का या जो भी उसका देखभाल करता है उसका दिन का 3 घंटा 4 घंटा खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके पास समय है, क्योंकि बच्चा खुद से खाना खा रहा है। बच्चे का सोसाइटी में, समाज में समावेश जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को कहीं बाहर ले जाना अब चाहेंगे, क्योंकि बच्चा खुद से खाना खा पाता है। तो अगर हम जब भी अपना गोल सिलेक्शन करते हैं, लक्ष्यों का चयन करते हैं, अगर क्यों से शुरुआत करें और कैसे तक और क्या तक जाएं, तो हमारे लक्ष्य चयन का पूर्ण होने में या सफल होने में ज्यादा आसानी होगी। सो जब भी आप अपने बच्चों के लिए गोल सिलेक्ट कर रहे हैं, जरूर एक बारी सोचिए कि क्यों वो गोल हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों के ऊपर ध्यान देना एक और वजह से जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या सेम रहता है, लेकिन क्यों जो है वो अलग हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको एक देती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में भाग लेना, ये हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटी में एक गोल है हमारे आईईपी के चेकलिस्ट में। अब अगर हो सकता है एक बच्चा जिसे डाउन सिंड्रोम है, जिसके सूक्ष्म कौशल या फाइन मोटर स्किल्स कुछ थोड़े वीक हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाऊं ताकि उसके फाइन मोटर स्किल जो है वो बढ़ जाए। दूसरा बच्चा है जिसे ऑटिज्म है, उसके लिए भी आपने आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में भाग लेना चुना है, लेकिन उसका क्यों क्या है, वो इसलिए चुना है क्योंकि उस बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बच्चा चंचल है, बार बार उठ जाता है। तो मैं चाहती हूं कि वो एक जगह बैठे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करे ताकि उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़े। तो हुआ क्या कि क्या मतलब गोल तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन उसका क्यों जो है वो बदली हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोचें हर गोल लेने से पहले कि ये गोल से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और इस बच्चे के लिए हमने ये गोल क्यों चुना है, ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दो चीजें, एक ऐसे गोल्स चुनने हैं जो हमारे बच्चों के लिए अच्छे हों, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, और दूसरा ऐसे गोल्स जब भी लें ये जरूर सोचें कि ये गोल लेने से बच्चे का फायदा क्या होगा, क्यों हम ये गोल ले रहे हैं। सो जब भी शुरुआत करिए क्यों से लीजिए, कैसे और क्या ये तो आपको मालूम है, आप स्पेशल एजुकेटर्स हैं, लेकिन क्यों सोच लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हुए एक और चीज, जब गोल सिलेक्शन करते हैं उसको हमें ध्यान देनी है। पहली बात तो गोल्स जो हैं वो हमारे प्रगतिशील होने चाहिए। एंड प्रगतिशील से हमारा क्या मतलब है, प्रगतिशील मतलब एक गोल दूसरे गोल के को नींव बना के आप उसके ऊपर चढ़िए। जैसे हमारे सब बच्चे ब्लॉक्स खेलते हैं, एक ब्लॉक के ऊपर ही दूसरा ब्लॉक टिकता है, उसी तरीके से एक चीज जब बच्चे को आ गई, एक गतिविधि जब आ गई, एक प्रक्रिया जब आ गई, उसके ऊपर आप दूसरे गोल को फिट करिए। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि बच्चा 2 अक्षर के शब्द पढ़ पाएगा, लेकिन अगर बच्चे को अक्षर का पहचान ही नहीं है तो बच्चा 2 अक्षर के शब्द कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि बच्चा अपना दूसरों को खाना परोस पाएगा, लेकिन अभी बच्चा खुद से ही खाना नहीं खा पाता, तो बच्चा दूसरे को कैसे खाना परोसेगा।
तो हर एक गोल जो आप लेते हैं वो देखिए कि पिछले वाले गोल के ऊपर बैठता है कि नहीं। नीचे वाला गोल जब अच्छी तरीके से बच्चे को आ जाएगा तभी बच्चा उससे कॉम्प्लेक्स या उससे कठिन को गोल को या कठिन गतिविधि को कर पाएगा। अगर हम ज्यादा कठिन वाला लक्ष्य बच्चे के लिए ले लेते हैं और बच्चे को अभी उससे कम आसान वाला गोल नहीं आता करना, तो हम जाहिर सी बात है बच्चे को फेलियर के लिए सेटअप कर रहे हैं। मतलब हम देख ऐसा चीज गोल ले रहे हैं जिससे हाँ 100% बच्चा उस चीज में फेल हो जाएगा, एंड हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गोल्स इस तरीके से लिए जाएं कि बच्चा सफलता प्राप्त करे, क्योंकि उससे वो भी प्रोत्साहित रहेगा और आप भी। सिखाना वाले को मोटिवेटेड रहना उतना ही जरूरी है जितना सीखने वाले को। तो इस तरीके के गोल्स लीजिए जिससे बच्चा आगे बढ़े, उसको सफलता मिले। तो उस सफलता मिलने के लिए जो उससे कम वाला गोल है वो उसको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये कि गोल्स जो हैं वो संबंधित होने चाहिए। आपने चेकलिस्ट पढ़ा होगा, कल आपको आया भी था, होमवर्क भी आया था, उसमें 200 गोल हैं। अब गोल्स का संबंधित होने का क्या मतलब है? ये 5 डोमेन्स में हमारे गोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। पर अगर मान लीजिए मेरा गोल है कि बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से खाना खाए, हाथ मुंह धोए, पोंछे और ग्रूमिंग जो है बच्चे का अच्छे से रहे। या फिर हम एक और गोल लेते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली बाथरूम जा पाए, ये हमारा गोल है। तो हम कितने सारे डोमेन्स में से क्या क्या गोल ले सकते हैं ताकि ये एक गोल हमारा पूरा हो जाए। हम एडीएल में तो गोल लेंगे ही कि बच्चा बाथरूम जा पाए। फिर हम कम्युनिकेशन में गोल ले सकते हैं कि बच्चा आपके बोली हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करे, क्योंकि कोई भी गोल सिखाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देना और बच्चे को इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये देंगे कि बच्चा इंस्ट्रक्शन समझ पाए। अगर आप सोचते हैं ईवी एजुकेशनल गोल्स में इसके लिए क्या लेंगे, तो एजुकेशनल गोल्स में हम ये गोल ले सकते हैं कि बच्चा साइन एंड सिंबल जो है, बाथरूम का साइन और सिंबल जो है वो पहचान पाए, क्योंकि बाथरूम इंडिपेंडेंटली जाने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि कौन से बाथरूम में हमें जाना है। ये हम गोल ले सकते हैं। फिर हम बिहेवियर में गोल ले सकते हैं कि बच्चा बिना किसी मैल अडेप्टिव बिहेवियर के ये जो है प्रक्रिया वो कर पाए। तो हर एक गोल जो है इस तरीके से आप चाहे जो भी गोल ले लीजिए, उस गोल के लिए संबंधित गोल्स आपको बाकी के डोमेन्स में से मिल जाएंगे। और अगर आप संबंधित गोल लेते हैं तो आपको ये गतिविधि सिखाने में आसानी होगी, क्योंकि बाकी सारे गोल्स आपको हेल्प करेंगे ये एक गोल को कंप्लीट करने में। सो जब आप गोल्स लेते हैं तो इस तरीके के गोल्स लीजिए कि आपको भी पढ़ाने में आसानी हो और बच्चे के ऊपर भी ज्यादा दबाव ना आए। फिर एक और गोल है जो है प्राथमिकता, मतलब किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, किस तरीके से हमने अपने 25 गोल तो सिलेक्ट कर लिए, अब मैं कौन सा गोल पहले पढ़ाऊं, कौन सा गोल बाद में पढ़ाऊं, कैसे करूं, ये समझ लेना और जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। अब सोच लीजिए ये मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है। अब ये जो डब्बा है इसको मान लीजिए ये आपका एक शैक्षणिक साल है, 1 एकेडमिक ईयर ये है, ये आपका है। आपने अपने 25 गोल्स जो हैं साधारण साल के लिए आपने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए। जब भी हम कोई अपने लक्ष्य चुनते हैं बच्चों के लिए तो हमें मालूम होता है कुछ गोल्स तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अनिवार्य हैं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बच्चा ये गोल्स जो है वो सीखे। अब ये जो गोल्स मैं डाल रही हूँ ये हमारे अनिवार्य गोल्स हैं जो हमें जरूर ही हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे, क्योंकि ये सीखने के बिना हमारा साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा और हमारा बच्चे का फायदा नहीं होगा। ये है हमारे अनिवार्य गोल्स। अब हमारे जो ये शैक्षणिक साल जो है वो भर गया, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो संबंधित होते हैं, जो उतने ज्यादा जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर वो हम करेंगे तो बच्चे का फायदा भी होगा और हमें पढ़ाने में आसानी भी होगी। अब अगर मैंने ये जो थे वो गोल्स इसके अंदर डाले तो मेरे
जो बहुत ज्यादा जरूरी गोल्स थे वो भी, और जो इतने ज्यादा जरूरी तो नहीं लेकिन हो तो अच्छी बात है वो भी इस डब्बे में फिट आ गए। लेकिन अब सोचिए आप एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हमने जो ज्यादा जरूरी गोल्स नहीं थे उसको पहले डाल दिया और उसके बाद कोशिश करी उन गोल्स को डालने की जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो क्या हमारे उतने सारे गोल्स इसमें फिट आएंगे? नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता दें कि हमको कौन से गोल्स जो हैं वो लेने जरूरी हैं पहले, और कौन से ऐसे गोल्स हैं जो करें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उतने ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। हमारा घर, हमारी परिवार, हमारी सेहत, हमारे बच्चे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर हम गाड़ी, बंगला, पैसे, नौकरी, इसके बारे में इससे अपनी जिंदगी पहले भर देंगे तो हमारे घर परिवार, बच्चे, फैमिली के लिए जगह नहीं बचेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने क्लासरूम्स में भी और अपने लाइफ में भी ये ध्यान रखें कि हमको प्राथमिकता किस चीज को और कैसे देनी है। अभी तक हमने सीखा कि हम चाहते हैं कि गोल्स में प्राथमिकता दें, गोल्स संबंधित हों और गोल्स जो हैं वो हम उसको जो हमारे रिलेटेड गोल्स हैं वो लें। उसके बाद चलते हैं कि एक और चीज हम लक्ष्यों में बोलते हैं कि गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट है पहले एस से स्पेसिफिक, मतलब स्पष्ट, फिर है मेजरेबल, मतलब जो हम माप सके, अचीवेबल मतलब जो पूरे हो पाए, रेलेवेंट मतलब वास्तविक, और टाइम बाउंड मतलब जो समय की रेखा के अंदर बंधे हुए हों। अब स्मार्ट तो हमें सबको पता है कि स्मार्ट का मतलब है कि बहुत होशियार होना, स्मार्ट होना। तो गोल्स को स्मार्ट रखने का मतलब होता है ये सब जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अगर इसका एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगी तो शायद अधूरा रह जाएगा। तो अब समझते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ गोल्स को स्पष्ट होना चाहिए तो उसका मतलब क्या है। आपने कल आईईपी देखा होगा। आईईपी आपको जो चेकलिस्ट आया वो वैसा दिखता है, और जब आप उसको पोर्टल में देखेंगे तो आपको इस तरीके से वो दिखाई देगा। आपकी इसके बाद की पोर्टल की ट्रेनिंग है तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से पोर्टल पे आपको सारे जो आपके लक्ष्य आपने कल आईईपी में देखे वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। जब हम बोलते हैं कि कोई भी चीज लक्ष्य को स्मार्ट होना चाहिए, उसमें एस का मतलब है स्पष्ट। अब क्योंकि ये जो आईईपी है ये कौशल पे आधारित है, स्किल बेस्ड है और प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए ऑलरेडी मतलब पहले से ही ये गोल्स जो हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपने गोल चुना कि बच्चा पहले से मिला हुआ खाना हाथ से या चम्मच से मुंह में डालता है, इसमें बच्चा आपका डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी ये गोल जो है वो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन अगर आप सब एजुकेटर्स हैं, आपको मालूम है कि ये पूरा गोल, कोई अगर सिवियर प्रोफाउंडली चैलेंज्ड बच्चा है जिसे क्वाड्रिप्लीजिया है, उसको ये काम जो है वो कठिन लगता है, तो आप ये पूरा एक ही साल में ये पूरा स्किल शायद नहीं सिखा पाएंगे। तो आप एज स्पेशल एजुकेटर्स क्या करते हैं, हम सब करते हैं कि हम इसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, हम लोग उसको टास्क एनालिसिस करते हैं। तो उस चीज की सुविधा जो है वो इस गोल्स में दी गई है। हर गोल के आगे इस तरीके का एक प्लस मार्क है। तो अगर आप टास्क एनालिसिस करना चाहते हैं और उसके बलबूते पे अपने गोल को और भी स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो आपको वो प्लस बटन दबाना है, और इसके अंदर आप पूरा विश्लेषण कर सकते हैं कि मेरा बच्चा अभी चम्मच नहीं पकड़ता तो मैंने उसके लिए अभी चम्मच को मॉडिफाई किया है। मेरे बच्चे के कलाई में अभी इतनी ताकत नहीं है
तो मैं उसकी कलाई के एक्सरसाइजेस भी ले रहा हूँ। मेरा बच्चा चम्मच से उठा तो लेता है लेकिन मुंह तक नहीं डाल पाता, या मुंह में डालने के बाद उसके मुंह से गिर जाता है। जो भी परिस्थिति में आपका बच्चा है वो आपको इस विश्लेषण में यहाँ पर लिखना है। इससे 2-3 चीजों से आपको भी फायदा होता है एज एजुकेटर्स। पहली बात तो आपको किस क्रिया में ये लक्ष्य सिखाना है वो आपके सामने आ जाता है, आप खुद ही लिख देते हैं। माता पिता को भी एक्सप्लेन करने में आसानी होती है कि किस तरीके से आपने गोल को छोटे भागों में बांटा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप इसके अगेंस्ट टाइम भी डाल सकते हैं कि कब आप कोई चीज पूरी कर पाएंगे। तो ये है तरीका किसी भी लक्ष्य को और भी स्पष्ट बनाने का, ताकि आपके स्मार्ट गोल का एस जो है वो पूरा हो जाए। उसके बाद आता है मेजरेबल, और ये जो है वो बहुत जरूरी है कि हम समझें कि किस तरीके से हम जो ये हमारी आईईपी है इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप ये समझें, और मैं आपको धीरे से पहले समझाऊंगी, उसके बाद एक वीडियो भी है, और उसके बाद अगर कोई भी प्रश्न है तो हम लेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो स्कोरिंग है ये 3 भागों में होती है। पहली बात डिपेंडेंट, उसके बाद पार्शियली इंडिपेंडेंट, और उसके बाद इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट तब बच्चे को मार्क करना है जब बच्चा किसी भी तरीके के प्रॉम्प्ट के साथ या किसी भी तरीके के मदद के साथ कुछ भी आप कोशिश कर लें, अगर बच्चा वो गतिविधि नहीं कर पाता तो बच्चा उस गतिविधि में डिपेंडेंट है, तो आप डिपेंडेंट मार्क करेंगे। उसके बाद आता है पार्शियली इंडिपेंडेंट। अब ये पार्शियली इंडिपेंडेंट में 3 स्तर हैं। ये स्तर ये बताते हैं कि कितने आवृत्ति से या फ्रीक्वेंसी से बच्चा काम करता है और कितना प्रॉम्प्ट उसको लगता है। तो अगर बच्चा को काम जो करता है या गतिविधि जो करता है वो कम है लेकिन प्रॉम्प्ट ज्यादा लगता है, तो हम 1 से 35 मार्क करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चा करता है काम और थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट लगता है, तो हम 36 से 70 मार्क करते हैं पार्शियली इंडिपेंडेंट के अंदर। जब हमारा बच्चे का गतिविधि करने की आवृत्ति बढ़ जाती है और प्रॉम्प्ट कम हो जाता है, तो हम 71 to 99 मार्क करते हैं। और बच्चे को इंडिपेंडेंट सिर्फ तभी मार्क करना है जब बच्चा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान के साथ वो गतिविधि करे और उसे कोई मदद या कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत ना पड़े। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आवृत्ति और प्रॉम्प्ट के बेसिस पर ये जो हमारा आईईपी का स्कोरिंग है वो करना है। दो स्तंभों पर की गई है, एक है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और दूसरा है सहायता यानी प्रॉम्प्टिंग। कोई भी बच्चा कितनी आवृत्ति से गतिविधि करता है और वो गतिविधि करते समय उसे कितनी सहायता देनी पड़ती है, ये ध्यान में रखते हुए हमें स्कोरिंग करनी है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो समझो एक आध गतिविधि बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। शायद हो सकता है वो विषय उसे पढ़ाया नहीं है या वो विषय समझने की उसकी लेवल नहीं है। ये भी हो सकता है कि बच्चा वो कृति पहले कर पाता था लेकिन अब वो भूल गया है। इस तरह के कोई भी परिस्थिति में अगर बच्चे की गतिविधि करने की आवृत्ति 0 है, हम चाहे उसका कितना भी सहायता करें तभी वो कृति को नहीं कर पाता। ऐसे समय पे हमें निर्भर यानी डिपेंडेंट मार्क करना है। अब आती है आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी पार्शियली इंडिपेंडेंट की बारी। इसमें 3 स्तर दिए गए हैं। अगर बच्चे की कार्य करने की आवृत्ति बहुत कम है और उसे प्रॉम्प्टिंग अधिक लगती है, तब हमें 1 से 35% में मार्किंग करनी है। अगर बच्चा कोई कृति कभी कभी करता है यानी मध्यम रूप से करता है और उसे प्रॉम्प्टिंग भी मध्यम रूप की देनी पड़ती है, तब हमें उसे 36 से 70% में मार्क करना है।
समझो अगर बच्चा एकाध कार्य काफी आवृत्ति से, अधिक आवृत्ति से करता है और उसे केवल वर्बल प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ती है, यानी कम प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ती है, उस समय में हमें 71 से 99% में उस बच्चे को मार्क करना है। स्वतंत्र रूप से बच्चे को हम तभी मार्क करेंगे जब बच्चा दी गई कृति बिना किसी सहायता यानी प्रॉम्प्टिंग की पूरी करता हो और बच्चा किसी भी समय, जगह और किसी भी व्यक्ति के साथ उस एक्टिविटी को पूरी तरह से अच्छे से कर पाता है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उस एक्टिविटी को जनरलाइज कर सकता है। आशा करते हैं कि ये दोनों चीजों से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें स्कोरिंग करनी है। आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट आता है स्मार्ट गोल्स में, नेक्स्ट आता है कि हम जो गोल्स हैं वो ऐसे लें कि वो पूरे हो सके। इसका मतलब क्या है, और इसको उदाहरण के तरीके से मैं बताती हूँ कि एक गोल, यहाँ 2 गोल्स लिए गए हैं कि बच्चा जिप, बटन, हुक, नाड़ा इत्यादि खोल के अपने कपड़े जो है वो उतार सके, और दूसरा है कि बच्चा जिप, नाड़ा, बटन इत्यादि हुक लगाकर कपड़े जो है वो पहन सके। अब ये जो गोल्स हैं, क्या ये प्रगतिशील हैं? हाँ हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक जो है वो बिठाए गए हैं। क्या ये संबंधित गोल्स हैं? संबंधित भी हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। क्या ये गोल्स पूरे हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इन गोल्स में प्राथमिकता नहीं ली गई। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज, बटन, हुक, नाड़ा, ये सब खोलना बच्चे के लिए आसान होता है, और जो लगाना है वो कठिन होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि दोनों ही चीजों में बच्चा डिपेंडेंट है, मतलब कितनी भी सहायता दो तो बच्चा ये काम नहीं कर पाता। तो अगर कितनी भी सहायता या कितनी भी प्रॉम्प्ट देने में बच्चा अभी कपड़े या बटन हुक खोल ही नहीं पाता, तो क्या वो लगा पाएगा? नहीं। तो क्या अगर हमने ये दोनों गोल लिए हैं तो क्या ये दोनों पूरे हो पाएंगे, अचीवेबल हैं? नहीं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझें कि जब हम गोल्स ले रहे हैं, क्या हम उसमें अचीवेबल गोल्स या जो पूरे हो पाएंगे वो गोल्स ले रहे हैं कि नहीं। संबंधित है, प्रगतिशील है, सब कुछ है, लेकिन ये गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इसमें प्राथमिकता जो है वो नहीं दी है। तो ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर बच्चा अनफास्टन गारमेंट्स या बच्चा खोलने में अगर 71 to 99 होता कि हाँ थोड़ी बहुत मदद लगती है पर कर लेता है, उस समय अगर हमने फास्टन गारमेंट या हुक बटन लगाना लिया होता तो फिर भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही डिपेंडेंट है, तो बहुत जरूरी है कि हम ये सब चीजें ध्यान में रखें जब हम बच्चों का लक्ष्य का चयन कर रहे हैं। उसके बाद आता है रेलेवेंट, मतलब वास्तविक। जो चीजें बच्चे की जो जिंदगी है, बच्चे की वास्तविकता है, उससे मेल खाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझ लें। अब गोल्स कब बच्चे के लिए वास्तविक नहीं रहते, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि बच्चे की उम्र और उसकी काबिलियत दोनों को देखते हुए हमें बच्चे के लिए लक्ष्य जो है वो चुनने हैं। आपको इतने सारे वीडियोस आए हैं, आपको पता है कि 2 तरह की सूची हैं, एक तो 3 से 14 साल की और एक 14 से 18 साल की। लेकिन 3 से 14 साल की जो सूची है उसमें सारे तरह के बच्चों के लिए वही एक सूची है। मतलब अगर बच्चा सीवियर प्रोफाउंड हो तो भी, माइल्ड मॉडरेट हो तो भी, हम एक ही सूची के अंदर बच्चे के लिए काम करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा 14 से ऊपर है लेकिन उसके लिए 3 से 14 साल की सूची ली गई है, क्योंकि ये माना गया है कि बच्चा का जो मानसिक स्तर है वो तो 14 साल का है नहीं, वो तो करीब 5 या 6 साल का है। तो क्या हम 3 से 14 साल की सूची उसके लिए ले लें? तो नहीं। हम चाहते हैं कि आप वास्तविक गोल्स लीजिए, वास्तविक सूची से लीजिए। अगर बच्चा 14 से ऊपर साल का है तो आप उसके लिए 3 से 14 साल की सूची ना लीजिए। तो अगर आप ऐसा सूची सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक
पॉपअप आता है जिसमें बोला जाता है कि बच्चा तो 14 साल से ऊपर है, क्या आप उसके लिए 3 से 14 साल की सूची लेना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत जरूरी है कि ये चीज भी ध्यान में रखी जाए कि हम किस तरह की सूची उस बच्चे के लिए ले रहे हैं। एक और चीज की वजह से को जब जो लक्ष्य है वो वास्तविक नहीं रहता। अब आजकल जो है वो कोविड का साल है, तो हम अगर बच्चे के संदर्भ में लक्ष्य नहीं लेंगे तो वो वास्तविक नहीं रहेगा। जिस तरह से उदाहरण के लिए स्कूल के रूल्स का पालन करना, ये एक गोल है, एक लक्ष्य है सूची के अंदर। लेकिन इस साल में अगर आप बच्चे के लिए ऐसा गोल लेते हैं तो ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि इस समय बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे के संदर्भ में वास्तविक गोल्स लीजिए, बच्चे की उम्र, उसकी क्षमता और उसकी घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। और एक और लास्ट चीज जो अब आती है वो है टाइम बाउंड। टी से टाइम बाउंड मतलब समय सीमा में बंधे हुए। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मैं अपना पुराना एग्जाम्पल लूं और बोलूं कि मुझे वजन कम करना है और इसके अंदर मैं कोई समय ना डालूं, तो क्या उसका कोई फायदा होगा? नहीं। तो हम जब भी लक्ष्य लेते हैं तो कितने समय के अंदर वो पूरा होने वाला है, ये हमें जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम उस लक्ष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक तो ये जो आईईपी चेकलिस्ट है ये साल में एक बार भरा जाता है, तो उस तरीके से एक टाइम समय सीमा तो उसी बंधन में आ जाती है। और दूसरा, जब आप गोल्स का डिटेल भर रहे हैं, जब आप टास्क एनालिसिस कर रहे हैं, जब आप उसके अंदर अपने छोटे छोटे लक्ष्य डाल रहे हैं, तो उसके बराबर में भी आप डाल सकते हैं कि आप कितने समय में वो लक्ष्य जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम ये सारी चीजें ध्यान रखें कि जो हमारे लक्ष्य हों वो स्पष्ट हों, उसे हम मेजर कर पाएं, माप कर पाएं, वो ऐसे हों जो बच्चे हमारे पूरे कर पाएं, अचीवेबल हों, वास्तविक हों, रेलेवेंट हों, उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी उम्र है, उससे मेल खाएं। और जो भी हम ये गोल सिलेक्ट करते हैं वो समय सीमा के अंदर बंधे हुए हों। अगर हम ये सारी चीजों का पालन करते हैं तो सच में हमारे गोल्स जो हैं वो स्मार्ट बन जाएंगे और हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा, आपको भी सिखाने में बहुत आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको रोहित का आईपी जो था वो भेजा था और आपको बोला था कि आप उसके लक्ष्य का जो है वो चयन करिए। आप में से कुछ लोगों ने जो है उसके जवाब दिए हैं एंड उनके नाम मैं बोलूंगी नीलेश से कि वो जरूर मीटिंग के बाद बताएं। आई नो 3 लोगों का आया है, सो थैंक यू फॉर दैट। रोहित के लिए जो गोल सिलेक्शन आप हमने करा है वो हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने सोच के इन लक्ष्यों का जो है वो चयन किया है। नीलेश, आप बताना चाहेंगे कि किन लोगों ने बोला है? जी जरूर। थैंक यू। पुणे से करुणांजलि स्कूल के वैष्णवी कोरफरकर मैम है और सुरेखा कुंभार, जिन्होंने होमवर्क करके कल भेजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अब हम बताएंगे कि हमने रोहित के लिए क्या क्या गोल्स सिलेक्ट किए हैं सारे डोमेन्स के अंदर। सबसे पहले तो रोहित के लिए सिलेक्ट किया है कि दूसरों को खाना परोसना। रोहित चंचल बच्चा है, खुद से खा लेता है, लेकिन हमने ये गोल उसके एडीएल में इसलिए लिया है ताकि उसके अंदर एक ठहराव आए, उसके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आए, वो इंस्ट्रक्शंस का पालन करे, और वो एडीएल में हमने उसके लिए लिया है। और दूसरा हमने उसके लिए लिया है कि बटन जिप नाड़े वाले कपड़े जो है वो उतारना, क्योंकि उसको इसमें कठिनाई आती है और अब वो बड़ा हो गया है, उसको ये आना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें तो कम्युनिकेशन, छोटे मोटे सिंपल इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर लेता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो थोड़ी कठिनाई वाले 2 स्टेप या 3 स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी फॉलो करे। और अगर आप देखेंगे तो सारे जो डोमेन्स में गोल्स लिए गए हैं वो संबंधित ही हैं। तो दूसरों को अगर खाना परोसना है तो आप उसमें उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो जरूर देंगे, वो इंस्ट्रक्शन का वो फॉलो करेगा, उससे उसकी जो चंचलता है वो कम होगी। तो इससे जो है सिर्फ यही गोल नहीं, उसके आसपास वाले जो गोल्स हैं वो भी पूरे होने के हमारे पास चांसेस हैं। फिर आती है एजुकेशनल एक्टिविटीज।
अपना नाम पढ़ना, 0 से 9 के अंक पहचानना, अर्थ पूर्वक उसको गिनती करना, सिक्के पहचानना, पालतू जंगली जानवर पहचानना, अपने माता पिता को फोन करना, क्योंकि जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। कभी कोई बच्चा गुम हो जाता है, कुछ परेशानी होती है, क्योंकि उसका इतना स्वभाव है कि वो कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उसको नंबर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेशनल सिंबल्स पहचानना, और ये सारे जो है आपके चेकलिस्ट में भी एक दो जो ईवीएस में है वो और भी आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रोहित ये सारी गतिविधियां कर पाएगा। फिर आता है रिक्रिएशन। इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी इसलिए ली गई है ताकि जो रोहित की चंचलता है वो थोड़ी कम हो। और जब कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी पूरी होती है तो बच्चे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की, उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने भी कुछ किया, वो जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे में आए, क्योंकि जब वो उस चीज का महसूस करते हैं तो उनको और भी चीजें करने का मन करता है। तो इसलिए उसके लिए ये एक्टिविटी जो है वो ली है। और उसके लिए नियम पालन करने वाले खेल लिए गए हैं, जैसे अपनी चांस का वेट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे ठहराव आता है। कोई भी चीज में रूल्स का, नियमों का पालन करने से अगेन ठहराव आता है, क्योंकि आप अपने मन की नहीं कर रहे, कोई एक लिखित सेट ऑफ नियम्स हैं जिसको आपको पालन करना है। तो ये भी सोच समझ के इसलिए लिया गया है क्योंकि हम रोहित की सच्चाई को जानते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर। अब आप देखेंगे बिहेवियर और रिक्रिएशन के गोल्स भी कितने जुड़े हुए हैं, जैसे सहयोग से टीम को में भाग लेना, और यहाँ पे लिखा गया है नियम पालन करने वाले खेल खेलना, क्योंकि रोहित की परेशानी ये है कि वो अपने अलावा और किसी के बारे में सोच नहीं पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हर गोल में ऐसी चीज लें, हर डोमेन में ऐसी चीज लें कि ये जो उसकी इशू है, ये जो इसका सिचुएशन है, ये जो उसकी वास्तविकता है, वो हमारे लक्ष्य चयन से पूरी हो जाए। और जरूरत पड़ने से दूसरों से मदद मांगना, ये भी रोहित के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसको लगता है वो सब कुछ खुद से कर पाएगा, लेकिन माता पिता को फोन करना, जरूरत पड़ने पे मदद मांगना, ये सारी चीजें भी संबंधित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रोहित के लिए मुश्किल आती है। तो ऐसे देखने में साधारण गोल लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए कि ये सारे गोल्स में प्राथमिकता है, ये सारे गोल्स प्रगतिशील हैं, और ये सारे ही गोल्स जो हैं वो संबंधित भी हैं। अब लाइफ स्किल्स में हमने बच्चों के लिए क्या गोल लिया है रोहित के लिए, वो ये कि ऐसे काम करना जो किसी की सहायता से कर पाए, जहां थोड़ा बहुत नियम का पालन हो, जटिल सूचनाओं का जो है वो पालन कर पाए, उन्हें फॉलो कर पाए, इस तरीके की लक्ष्य जो है वो लिए गए हैं। जैसे कपड़े सूखने डालना, तो माता है या घर में जो भी है वो उसको इंस्ट्रक्शन देंगी और वो फॉलो करेगा। अपना बिस्तर बनाना, इससे भी ठहराव आएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस का फॉलो होगा, और बच्चा जो है वो कुछ चीज करने में सफल होगा, और उसको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट या जो उसको ये खुशी होगी कि उसने कोई काम पूर्ण रूप से कर पाया। उसके बाद आपातकालीन स्थिति को पहचानना, क्योंकि चंचल है लेकिन समझ पाता है, तो किस तरीके से समझ के कोई चीज को का सोल्यूशन निकालना, और उसको ये उपाय देना कि अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सब ये ध्यान में रखते की हुई हैं कि ये जो गोल्स हों वो स्मार्ट हों और बच्चे को उससे फायदा हो। अब रोहित हमारा बच्चा ऐसा है जिसमें काफी समझदार है, समझता है, फॉलो करता है, लेकिन अगर आपके मन में ऐसा शंका आ रहा है कि रोहित के जैसे बच्चे के लिए तो शायद ये आसान है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए क्या जो ज्यादा सीवियर प्रोफाउंड है, तो उनके लिए भी हम आपको एक एग्जाम्पल या उदाहरण दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा बच्चा है कमल मेहर, 14 साल का है, IQ सिर्फ 25 है, और सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और डाउन सिंड्रोम से भी ये ग्रस्त है। तो अगर इस तरह के बच्चे आपके स्कूलों में हैं जो हम जानते हैं कि हैं, अगर आप सोचते हैं कि उनके लिए IEP में क्या लक्ष्य लें, तो वहां वो बताने के लिए कि ये IEP चेकलिस्ट जो है वो हर एक बच्चे के लिए, चाहे उसकी जो भी उम्र हो, 3 से 14 या 14 से 18,
और जिस भी स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबिलिटी मतलब माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर प्रोफाउंड में वो आता है, इस चेकलिस्ट में उसके लिए लक्ष्य लेने का प्रावधान किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कमल के लिए हम क्या लक्ष्य ले सकते हैं। उचित मात्रा में खाना मुंह में डालना, क्योंकि उसको सेरेब्रल पॉल्सी है और आप डाउन सिंड्रोम है। आप लोग सब जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम में जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो थोड़े कठिन हो जाते हैं बच्चों को करने के लिए। तो क्या होता है कि कभी कभी कमल जो है वो खाना खाता है लेकिन ज्यादा डाल देता है और खाना मुंह से गिर जाता है। तो सही मात्रा में खाना खाना ये उसके लिए लक्ष्य लिया गया है। साबुन से नहाना, सेम रीजन के वजह से साबुन लगाने में उसको कठिनाई आती है, तो इसलिए इसके लिए ये जो लक्ष्य है वो ये लिया गया है। और बच्चे का अनफास्टनिंग ऑफ गारमेंट्स जो है वो लिया गया है उसके लिए। चाहे बच्चे का स्तर जो भी हो, अगर आप आईपी चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर डोमेन में जो पहले के कुछ लक्ष्य हैं वो ऐसे हैं कि वो इतने ज्यादा आसान है या इतने ज्यादा बेसिक हैं, फाउंडेशनल लेवल के हैं कि बच्चा अगर सिवियरली चैलेंज्ड है तो आप उनके लिए वो गोल जो है वो ले सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन, सिंपल इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना और सरल वाक्यों में बात करना। ये एक छोटे से 2 लक्ष्य हैं जो हमने कमल के लिए लिए गए हैं, ये भी आपके चेकलिस्ट में ऑलरेडी हैं। फिर आता है, कई बार हमसे ये सवाल आता है कि बच्चा तो इतना सीवियर प्रोफाउंड है, उसके लिए क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, पिक्चर रीडिंग करना सिंपल सी बात है। अगर हम पिक्चर रीडिंग से क्या करना चाहते हैं, पिक्चर रीडिंग से हम ये करना चाहते हैं कि बच्चा अपने आसपास के जो साधारण चीजें या सामान हैं उन्हें पहचाने और उनका नाम बताए। तो अगर आप देखेंगे 5वें नंबर पे वही है गोल कि बच्चा 25 रोज इस्तेमाल होने वाले सामान को पहचानता है। सही बात। तो ये आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो गोल्स हैं वो रिलेटेड हैं या संबंधित है। पिक्चर रीडिंग करना संबंधित है 25 रोजमर्रा के सामान इस्तेमाल करने से, जो संबंधित है कम्युनिकेशन के सरल वाक्यों में बात करने से। क्योंकि अगर मेरे पास वोकैबुलरी ही नहीं है, शब्दकोश ही नहीं है, तो मैं सरल वाक्यों में किस तरह से बात करूंगा। तो हर डोमेन में इस तरह से गोल लिए गए हैं कि दूसरे डोमेन का गोल भी पूर्ण हो पाए। रिक्रिएशन में आर्ट एंड क्राफ्ट की गतिविधि लेना, तो यहाँ पर रोहित और कमल के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग रीजंस की वजह से ली गई। कमल के लिए हमने इसलिए लिए है क्योंकि उसका सूक्ष्म कौशल अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी से, क्ले एक्टिविटी से, टियरिंग, पेस्टिंग से उसका सूक्ष्म कौशल बढ़े, तो इसलिए उसके लिए यहाँ लिया है। और एक और गोल उसके लिए लिया है, फुर्सत के समय में अपनी पसंद की गतिविधि चुनना। अब बच्चा 14 साल का हो गया है, माता पिता के पास इतना समय नहीं होता कई बार, और समझ में भी नहीं आता कि क्या करें बच्चे के साथ कि बच्चा समय बिता पाए। बच्चा उस उम्र में भी है जब बच्चे के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और कई बार बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये समय पर बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कुछ इस तरीके की गतिविधि या स्किल सिखाएं जिससे वो अपने आप को या अपनी पसंद की चीज करें और उन्हें किसी और व्यक्ति की जरूरत ना पड़े उन्हें बिजी रखने के लिए। तो इसलिए रिक्रिएशन में इस तरह का गोल उनके लिए रखा है। और यहाँ पर भी जरूरत पड़ने पे मदद मांगना और भावनाओं के उचित रूप से व्यक्त करना, क्योंकि कभी कभी जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं कि अगर वो खुश हैं तो किस तरीके से उसे व्यक्त करना है, अगर वो गुस्सा है तो किस तरीके से करना है। जब बच्चा छोटा होता है गुस्से में अपनी मम्मी को मार देता है तो वो लगती नहीं है, लेकिन 14 साल का बड़ा बच्चा जब अगर किसी को मारेगा तो वो लगेगी। तो यहाँ बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से प्यार या खुशी का इजहार करना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े बच्चों को हम सिखा पाएं कि किस तरीके से क्या उचित है और सामाजिक रूप से क्या उचित नहीं है। तो इसलिए उस बच्चे के लिए ये गोल जो है वो लिया गया है। और लाइफ स्किल में सामान को अपनी जगह पे वापस रखना, ये बहुत छोटा सा गोल है, लेकिन जरूरी है कि हमारे बच्चे ये सीखें। अपना बिस्तर बनाना, खाने के पदार्थों का नाम बताना, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एजुकेशनल एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन के साथ ये गोल जो है वो संबंधित है। और खाने के लिए प्लेट चम्मच लगाना। तो कोई जरूरी नहीं
कि बच्चा अगर किसी वजह से कम ज्यादा बौद्धिक अक्षमता है, कम आईक्यू है, तो ये आईपी उनके लिए नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज उसे हटा दीजिए। इस उदाहरण के साथ आपको हमने दिखाया है कि किसी भी आईक्यू के बच्चे के लिए ये चेकलिस्ट हो सकती है और गोल सिलेक्शन हो सकता है। और जब आप अपने बच्चों के साथ काम करते हैं तो आप एक्चुअली में यही सब कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए कि हम बच्चे के साथ क्या करते हैं और फिर उसको उनके डोमेन्स में डालकर उनके लिए लक्ष्य चुनिए। कहीं भी हम ये नहीं कहते कि हर डोमेन में से आपको कुछ एक नंबर ऑफ गोल्स जो हैं वो जरूर लेने हैं, जरूरी नहीं है। बच्चे की उम्र, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आप हर डोमेन में से गोल ले सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप ये ध्यान रखें कि जब आप गोल्स लेते हैं तो बच्चे का पूर्ण विकास हो, हर डोमेन में बच्चे का विकास हो, ये ध्यान में रखते हुए आप गोल्स का जो है वो चयन जो करिए। अब आती है ये बात कि हमने समझ लिया कि कैसे गोल्स चुनने हैं। अब नॉर्मल साल में जब बच्चे स्कूल आते हैं, जब हम उन्हें क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की उम्र, उनकी बौद्धिक अक्षमता का स्तर, उनकी क्षमता और उनके लिए जो आपने पाठ्यक्रम चुना है उसके बलबूते पे, उसके बेसिस पे आप बच्चों के लिए साल के वार्षिक 25 से 30 गोल जो हैं वो उनके लिए चुनिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला, कोई निर्धारित संख्या नहीं है कि हर डोमेन में से इतने गोल्स लेने हैं, लेकिन पूर्ण विकास हो बच्चे का, ये ध्यान में रखते हुए करिए। अभी जैसे कमल का हमने आपको दिखाया, हाँ जरूरी है कि वो उसको एडीएल के गोल्स ज्यादा हों, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेशन या बिहेवियर या एजुकेशनल एक्टिविटीज में उसके लिए कोई गोल नहीं ले सकते? ऐसा नहीं है। अभी उदाहरण में हमने देखा कि हम हर डोमेन में से गोल ले सकते हैं। ये हो सकता है कि बच्चे की उम्र और उसकी क्षमता के अनुसार किसी एक डोमेन में गोल्स ज्यादा हो और बाकी में कम, और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए कि पूर्ण विकास के लिए हर डोमेन में से गोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आती है कोविड साल की बारी, क्योंकि अब हम ऐसे साल में हैं जब बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे, तो यहाँ पर बच्चे की उम्र और क्षमता को तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी लक्ष्य लेंगे तो ना तो वो रेलेवेंट होगा, ना वास्तविक होगा, ना अचीवेबल होगा। तो वो तो बहुत जरूरी है कि आप उनकी उम्र और उनकी क्षमता का ध्यान रखें, लेकिन उसके साथ साथ आपका संपर्क का क्या साधन है। मतलब आप लाइव क्लास ले रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या आप होम विजिट कर रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा निर्धारित है कि आप किस तरीके का गोल जो है वो आप लें। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी जिम्मेवारी हमारी रहती है, लेकिन बच्चे अभी घर पर हैं तो माता पिता के साथ हैं, तो उनकी वास्तविकता का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी सच्चाई क्या है, वो कितना कर पाएंगे, और ये ध्यान में रखते हुए आप 20 से 25 गोल जो हैं वो बच्चे के लिए वार्षिक कोविड के साल में ले सकते हैं। सो ये जरूरी है कि आप ये सब चीजें ध्यान रखें। इसके अलावा बस ये निश्चित कर लीजिए कि बच्चे ने पहले से बच्चे को क्या आता है। अगर पहले से बच्चे को क्या आता है, अगर उसके हिसाब से आप गोल लेंगे तो जो हमने पहले बात करी थी कि गोल्स जो हैं वो प्रगतिशील रहेंगे और बच्चे को पूरा करने में आसानी होगी। उसके ऊपर आप ये डिसाइड करिए कि आपकी पढ़ाने की स्तर और आवृत्ति क्या रहेगी। मतलब मैंने गोल्स तो चूज कर लिए, मुझे बच्चे की वास्तविकता का भी मालूम है, लेकिन मेरा अपना स्तर क्या है और किस फ्रीक्वेंसी से, मतलब किस आवृत्ति से मुझे बच्चे को मिलना है कि मेरे बच्चे जो हैं ये गोल जो हैं वो सीख पाए। और बच्चे को ये भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि जो बच्चे ने पहले से सीखा हुआ है वह भूले ना, लेकिन वो ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से उसे साथ में लेते हुए नई चीजें सिखाएं ताकि बच्चा सीखे और आगे बढ़े, चाहे घर में ही हो लेकिन सीखें और आगे बढ़े। सो कोविड का साल थोड़ा कठिन साल है, थोड़ा हमें सोच समझ के बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम इस तरीके के गोल्स चुने जिससे बच्चा एक स्तर पे रुक ना जाए। आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पीछा सीखा हुआ जो सामग्री है वो ना भूले, ये भी जरूरी है।
सो ये दोनों चीज का तालमेल बिठाते हुए अपनी स्तर और आवृत्ति का जो है वो चयन करिए, 20 से 25 गोल्स चुनिए, और ये कभी भी मत भूलिए कि बच्चे की उम्र, उसकी क्षमता और उसकी घर की वास्तविकता क्या है। इसके साथ मैं थैंक यू बोलूंगी आपको, एंड आशा करती हूँ कि गोल सिलेक्शन कैसे करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आईईपी कैसे भरना है, स्कोरिंग कैसे करनी है, और साधारण साल और कोविड के साल में किस तरीके से गोल सिलेक्शन करना है, थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगर अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आंसर करें। थैंक यू। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।